आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शख्सियत को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक ऐसी कहानी जो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं, एकदम असाधारण शिखर और फिर मौत को छूने वाली खाइयां। आज हम इन पूरे पहलुओं को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। एक सच्चे ग्लोबल स्टारडम का आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, बाफ्टा के एक ब्रोशर में द संडे टाइम्स ने जो लिखा था वो उनके कद को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। जरा कल्पना कीजिए, टॉम क्रूज, शॉन कॉनरी और क्लिंट ईस्टवुड। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए ना, तो जो एक शख्सियत बनेगी वो है अमिताभ बच्चन। यानी ये सिर्फ एक आम स्टार की बात नहीं हो रही है, ये एक ऐसे इंसान की बात है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसका वाकई कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, द एंग्री यंग मैन, उनका वो शुरुआती दौर और संघर्ष। अब आपको लगता होगा कि शुरुआत आसान रही होगी, पर बिल्कुल नहीं। रेडियो अनाउंसर की जॉब से लेकर पहली कई फिल्मों तक उन्हें लगातार रिजेक्ट किया गया। रीजन? उनकी आवाज और लंबाई, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब उस दौर को देखिए, 1970s का दशक, देश में भुखमरी, रेलवे स्ट्राइक्स और सिस्टम के खिलाफ भयंकर असंतोष। ऐसे माहौल में एंट्री होती है विजय की, एक ऐसा किरदार जो सीधा था, अन्याय के खिलाफ लड़ता था और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। ये विजय सिर्फ एक ऑन स्क्रीन हीरो नहीं था, ये उस वक्त की फ्रस्ट्रेटेड जनता की, उनके गुस्से की एक जीती जागती आवाज बन गया था। और ये गुस्सा और आग आखिर आती कहाँ से थी? आपको दीवार फिल्म का वो आइकॉनिक और पेनफुल सीन याद है, जहां एक छोटे बच्चे के हाथ पर जबरदस्ती गुदवा दिया जाता है, मेरा बाप चोर है। इस एक लाइन ने पर्दे पर ऐसी आग लगाई जो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक गरीब सिंगल मदर के द्वारा पाले गए बच्चे का वो राइचियस एंगर, उसने उस दौर के लाखों निराश युवाओं का अपना दीवाना बना लिया था। इट वॉज लिटरल मैजिक ऑन स्क्रीन। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, परिवार और परंपरा, उस महानायक के पर्दे के पीछे का असली इंसान। देखिए, जब उनका स्टारडम अपने बिल्कुल पीक पर था ना, उस वक्त भी वो सेट पर पारंपरिक पूजा और अनुष्ठान में लगातार शामिल होते थे। और ये इस बात का सबूत है कि इतनी असाधारण शोहरत मिलने के बाद भी महानायक की जड़ें हमेशा भारतीय मूल्यों में और अपने परिवार में पूरी तरह डीप रूटेड रहीं। पर्दे पर उनका कैरेक्टर चाहे कितना भी बड़ा रेबल क्यों ना हो, असल जिंदगी में वो बिल्कुल अपने संस्कारों से जुड़े हुए थे। उनकी फैमिली उन्हें लेकर कितनी प्रोटेक्टिव थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1973 में जया भादुरी के साथ उनकी शादी बेहद प्राइवेट और जल्दबाजी में हुई थी, ताकि दोनों शांति से एक साथ लंदन जा सकें। उनके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने उस वक्त कहा था कि जिसे इनका चेहरा देखना है अभी देख लो। यहाँ तक कि उनकी माँ ने तो हनुमान जी से विशेष प्रार्थना की थी ताकि उनके बेटे को बुरी नज़र से बचाया जा सके। ये वही छोटी छोटी आम पारिवारिक चीजें हैं जो इस विशालकाय सुपरस्टार की ढाल बनकर खड़ी थीं। तीसरा हिस्सा, महानायक की कमजोरी, उनकी बीमारियों से वो डरावनी जंग जिसके बारे में सुनकर कोई भी सहम जाए। पर्दे पर अनब्रेकेबल दिखने वाले इस हीरो की असल जिंदगी की हेल्थ बैटल्स सच में किसी को भी डरा सकती हैं। कूली के सेट पर हुआ वो जानलेवा हादसा तो हम सब जानते हैं, जिसने पूरे देश को रुला दिया था। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। माइस्थेनिया ग्रेविस, एक ऐसी बीमारी जिसमें मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर छोटी आंत का सिवियर डाइवर्टिकुलाइटिस, जिसके लिए बड़ी सर्जरी हुई, और यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्यूलोसिस भी। इन सारी बीमारियों को एक आम इंसान शायद ही झेल पाए, पर उनकी सरवाइव करने की जो विल पावर है ना, वो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। और इस हेल्थ वाले सफर का सबसे शॉकिंग खुलासा तो साल 2000 में सामने आया, जब डॉक्टर्स ने बताया कि उनका लिवर सिर्फ और सिर्फ 25% काम कर रहा है। दरअसल हुआ ये था कि कूली वाले एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें करीब 200 डोनर्स का खून चढ़ाया गया था, तो गलती से किसी एक इन्फेक्टेड डोनर के खून से उन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया, और उस इन्फेक्शन ने आगे चलकर लिवर सिरोसिस का रूप ले लिया। जरा फिगर्स पर गौर कीजिए, इतने सालों तक एक ऐसी जानलेवा बीमारी और सिर्फ 25% लिवर फंक्शन के साथ लगातार काम करते रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। चौथा अध्याय, राजनीति और उनके दिवालियापन का दौर, एक और बड़ा तूफान। साल 1984, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने एक बेहद इमोशनल फैसला लिया। अपने होम टाउन इलाहाबाद से सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ा, और नतीजा, उन्होंने 1 मिलियन, हाँ 10 लाख से भी ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की।
लोग उन्हें किस हद तक चाहते थे, ये उस ऐतिहासिक जीत ने साफ साफ दिखा दिया था। पर देखिए, राजनीति की दुनिया फिल्मों से बहुत अलग होती है। उन्होंने खुद ये बात मानी कि पॉलिटिक्स में हर तरफ देखना, हर किसी को खुश रखना, ये सब उनके नेचर में नहीं था। फिर 1987 में बोफोर्स विवाद में उनका नाम उछला। हालांकि बाद में उन्हें इन सारे आरोपों से पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दे दिया। उन्हें समझ आ गया था कि ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी है, और उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली पॉलिटिक्स हमेशा के लिए छोड़ दी। 5वां अध्याय, द ग्रेट री इन्वेंशन, एक नई शुरुआत की कहानी। अब यहाँ एक बेहद बड़ा सवाल उठता है। एक एजिंग सुपरस्टार जिसकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL पूरी तरह डूब चुकी हो, जो इंसान कर्ज में डूबकर कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुका हो, और जिसकी 1999 में बैक टू बैक 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई हो, वो आखिर वापस कैसे बाउंस बैक करता है? बॉक्स ऑफिस और कर्जदारों के आगे से फिर से उठ खड़ा होना उस वक्त लिटरली असंभव लग रहा था। पर तभी किस्मत, जरूरत और हुनर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिसने नया इतिहास लिख दिया। 1999 के उस गहरे फाइनेंशियल अंधकार के ठीक 1 साल बाद साल 2000 में एक मिरेकल हुआ। टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC के जरिए उनका बहुत बड़ा डेब्यू हुआ। शुरू में लोगों ने कहा, अरे सिल्वर स्क्रीन का भगवान अब टीवी पर आएगा, इमेज खराब हो जाएगी। पर सच्चाई ये थी कि फाइनेंशियली उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। और फिर उस शो ने गेम पलट दिया। कर्ज उतर गए और छोटे पर्दे का ये सफर अगले 2 दशकों तक चलता रहा। 2021 का उनका 1000वां KBC एपिसोड इस बात का सबूत है। इस एक क्विज शो ने किया क्या? इसने उस एंग्री यंग मैन और टच मी नॉट भगवान को हर घर के ड्राइंग रूम में बैठने वाले एक रिलेटेबल और इमोशनल बुजुर्ग में बदल दिया। 1000वें एपिसोड में अपनी बेटी श्वेता और पोती नव्या नवेली नंदा के सामने अपने पुराने संघर्षों को याद करके उनका वो खुलेआम रोना, इसने दर्शकों और उनके बीच की आखिरी दीवार को भी गिरा दिया था। वो अब सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि सबकी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। 6वां और आखिरी अध्याय, एक चिरस्थायी ग्लोबल लेगेसी। 2 बूंद जिंदगी की, ये लाइन सुनते ही आज भी उन्हीं की आवाज कानों में गूंजती है ना। एक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने अपने स्टार पावर का जो सही इस्तेमाल किया वो बेमिसाल है। उन्होंने देश के दूर दराज इलाकों में लाखों माँ बाप को अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए मनाया, क्योंकि एक कलाकार की असली ताकत सिर्फ एक्टिंग नहीं है, बल्कि अपने प्रभाव से लोगों की जिंदगियां बचाना भी है। और उनकी इस अपील ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? सच्ची सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप आसमान में कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि खाई में गिरने के बाद आप कितनी बार और कितनी ताकत से खुद को री इन्वेंट करके वापस उठते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसका जीता जागता प्रमाण है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या सच्ची महानता कभी न गिरने में है, या गिरकर हर बार एक नए और बेहतर वर्जन में वापस आने में है?